এজেন্টদের অ্যারেস্ট করো, রেড করো। আমি তাদের বলি, তোমাদের সব ইতিহাস আমরা জানি, তোমাদের প্রত্যেকটা নাম, তোমাদের প্রত্যেকটা ঠিকানা, তোমরা কোথায় চাকরি করো আমরা সব জানি। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। आईपैक के कर्मचारियों को 20 दिनों के फोर्स लीव पर भेज दिया गया है। आईपैक जब कह रहा हूं तो आप समझ लीजिए, नाम तो यूं है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, लेकिन दरअसल ये टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन टूल है। और जब मतदान होना है 23 को, 29 को, नतीजे आने 4 मई को, उस समय आईपैक के तमाम कर्मचारियों को फोर्स लीव पर 20 दिनों के फोर्स लीव पर भेज दिया गया है। निजी संस्था है, इसके चेयरमैन है प्रतीक जैन, जिनके यहाँ 2 अप्रैल 2026 को ईडी ने रेड डाला था। इसको लेकर बेहद हंगामा हुआ था। ममता बनर्जी पहुंच गई थी इस बात को कहते हुए प्रतीक जैन के दफ्तर पे उस रेड के दरमियान कि यहाँ ईडी टीएमसी का डाटा चुराने आई है। टीएमसी के तमाम डाटा को लेकर के बड़ा खेल होने वाला है। वो खेल कैसा था, क्या था, ईडी में वो सुनवाई जारी है। ममता बनर्जी के खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में बैठकें हुई, अलग अलग जगह सुनवाई हुई। नतीजा जो भी हुआ, लेकिन पॉलिटिकली नतीजा उसका 4 मई को निकलना है। और 4 मई को ये नतीजा निकलना है, उससे पहले आईपैक के तमाम कर्मचारियों को 20 दिनों तक फोर्स लीव पर भेज देने का मतलब समझते हैं। इसको कहते हैं शठे शाठ्यम समाचरित। संस्कृत में कहते हैं धूर्त को धूर्तता के अंदाज से ही मारा जाना चाहिए। मतलब घी कभी भी सीधी उंगली से निकलता है, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में पश्चिम बंगाल का बैटल लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, तो चाहती है किसी भी सूरत में परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में सरकार है। तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते हैं मेरे पास एक राज्य तो छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी जानती है 2021 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हुआ, उसका नतीजा निकला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए। महज 240 सांसद ही जीत पाए। ये सब कुछ था 2021 में जो पराजय हुआ था पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को। उस पराजय के सूत्रधार थे तब आईपैक में शामिल रहे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बार बार सलाह दे रहे थे ममता बनर्जी को, टीएमसी को, और पूरा चुनाव टीएमसी और आईपैक ही लड़ रहा था। जितने बूथ हैं, जितने सब कुछ है, सारे डाटा का आधार पर आईपैक ही निर्धारित कर रही थी। प्रशांत किशोर ही वो चुनाव देख रहे थे। उस चुनाव की भविष्यवाणी, नतीजे की भविष्यवाणी प्रशांत किशोर लगातार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा सीटें पा लेंगी वहां पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ये अलग बात है, 100 नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी 77 ही पाई, और वो राजनीतिक सलाहकार की भूमिका को छोड़ करके राजनीति में जब करके बिहार में जाकर चुनाव लड़ गए। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को आईपैक छोड़ना पड़ा। उसके पीछे यही कारण रहा कि 2021 में उन्होंने धूल चटा दी पश्चिम बंगाल की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसी धूल चटाई जिसके नतीजे 2024 के लोकसभा में देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद से, कमान संभालने के बाद से जो उफान था, वो 2024 में आकर ढलान पे आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर 2026 में पश्चिम बंगाल से वो ममता बनर्जी की सरकार को रिप्लेस नहीं कर देती है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन नहीं आता है, तो 2029 के चुनाव में उसकी खैर नहीं। यही वजह है भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, तमाम प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी। अब बात समझ में आ रही है कि चुनाव से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बिल्कुल गुमनाम से रहने वाले शख्स नितिन नवीन को क्यों चुना गया, क्यों निर्वाचित करके लाया गया। इसके पीछे उनकी जाति है, कायस्थ जाति है। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी कलकत्ता की कायस्थ बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, और उस चुनाव में ममता बनर्जी की हार को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुमनाम से शख्स को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आप समझ लिए जातिगत समीकरण में भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से काम कर रही है। करे भी क्यों नहीं, 2024 के नतीजे में जो उसको परेशानी हुई है, जो दिक्कत आई हुई है, उसी दिक्कत का नतीजा है कि अभी हाल में नारी बंधन अधिनियम और परिसीमन के कानून के मामले में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर जो काली पुती है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना पड़ा भरे सदन में बैठ करके पहली बार राजनीतिक जीवन में अपनी करारी हार को।
ये हार नहीं होती अगर 2024 के नतीजे होते नहीं आए होते उल्टे, और ये हार नहीं होती अगर 2021 में जीतती भारतीय जनता पार्टी के रथ को प्रशांत किशोर जैसे शख्स ने, आईपैक ने रोका नहीं होता। यही वजह है कि आईपैक प्रशांत किशोर को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आईपैक का पूरा सूत्र प्रतीक जैन के हाथ में आया। प्रतीक जैन, चंदेल और सिंह साहब हैं बेंगलोर में, उसके ऋषिराज सिंह, उन सब के ईडी ने पूरी परिधि में ले रखा था। और अब जब चुनाव के मतदान की तारीख आई है पास में, 20 तारीख को आईपैक के तमाम कर्मचारियों को 20 दिन की फोर्स लीव पर भेज दिया गया है। आप समझते हैं फोर्स लीव पर भेजने का मतलब? इस वक्त आईपैक मतलब पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी। आईपैक के पास तमाम डाटा है, तमाम लोग हैं जो तय कर रही है हर बूथ पर टीएमसी का कौन वर्कर होगा, कौन सा होगा, कैसे होगा, किस ढंग से काम करेगा, उसके भोजन पानी का इंतजाम क्या होगा, वो किस ढंग से मुस्तैद होगा। ये तमाम डाटा का आधार पर कोई संस्था देख रही थी तो आईपैक थी। और ऐन मौके पर चुनाव से ठीक 2 दिन पहले उनके कर्मचारियों को कहा जा रहा है 20 दिन तक फोर्स लीव पे जाइए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कितना सुदृढ़ इंतजाम कर रखी है, आप समझ रहे हैं? परिवर्तन चाहिए, हर सूरत में चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में कह दूं, ममता बनर्जी 2011 से पश्चिम बंगाल की राजनीति में ध्रुव तारा की तरह से कायम है। कोई चुनौती नहीं, कहीं कोई नहीं। वो यूं तो निकली है वो कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी मटिया मेट हो गई और लेफ्ट जो 34 सालों से पश्चिम बंगाल में राज कर रही थी, धीरे धीरे करके 2011, 2016, 2021 आते आते खत्म सी हो गई। अब ये 2026 की बारी है। ममता बनर्जी चाह रही है चौथी बार उनकी सरकार मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार एक धक्का और, अगर पश्चिम बंगाल की जनता ने उसे स्वीकार कर लिया। परिवर्तन तो चाहती है, 15 सालों से ममता बनर्जी है। हर व्यक्ति को लग रहा है कि परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी के राजकाज का तरीका, टीएमसी के राजकाज का तरीका ठीक वही लेफ्ट जैसा है जो एक सिंडिकेट की तरीके से काम करता है। हर मोहल्ले में उसके लोग हैं, वही निर्धारित करते हैं। 15 साल से एक ही शख्स वहाँ का सिंडिकेट के अंदाज में वहाँ के डेवलपमेंट वर्क के लिए ठेकेदारी प्रथा तमाम चीज़ों में कायम है। तो जाहिर तौर पर ग्राउंड लेवल पे उसके विरोध में लोग होंगे, मोहल्ला दर मोहल्ला विरोध है। लेकिन ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता के नाम पर या किसी भी पार्टी में, खासकर कांग्रेस को खड़ा नहीं होने दिया उन्होंने, लेफ्ट को दोबारा खड़ा नहीं होने दिया, अपने अंदाजे बढ़ती रही। और बंगाली बनाम बाहरी का नारा लगा करके 2021 में भारतीय जनता पार्टी की जीत के रथ को उन्होंने रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित तरीके से 3 सीटें थी उससे पहले, भारतीय जनता पार्टी के 2016 के विधानसभा की बात करें, 2011 की विधानसभा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें थी। लगातार 2 बार की विधानसभा में जिस भारतीय जनता पार्टी के पास महज 3 सीटें थी, 2021 में आकर के वो 77 सीटों वाली पार्टी बन गई, प्रतिपक्षी पार्टी बन गई, मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी बन गई। और लगभग उस चुनाव में लगा 2021 के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, घर बैठने के लिए मजबूर कर देगी ममता बनर्जी को। लेकिन जैसा कहा हमने, बंगाली बनाम बाहरी के नारे के आधार पर ममता बनर्जी ने पिछला बैटल तो जीत लिया। और उस जीत का नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंगाल में किया गया प्रयोग था वो धराशायी हुआ 2021 में। तो 2024 में बुरी तरह से पूरे देश भर में उसका असर आया। और वो असर ऐसा रहा कि भारतीय जनता पार्टी का रथ जो लगातार बढ़ता जा रहा था, 400 प्लस का नारा लगाया था 2024 में, आप याद कीजिए तो, और वो 400 प्लस के नारे में भारतीय जनता पार्टी महज 240 पाई। कितनी बुरी तरह से हारी भारतीय जनता पार्टी। और यही वजह है कि इस बार जो तीसरी बार प्रधानमंत्री का यह कार्यकाल है वो हनक वाला नहीं है जो उससे पहले 2 बार हुआ करता था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है बंगाल विजय, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है बंगाल में परिवर्तन। अगर बंगाल में परिवर्तन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। मुमकिन है तब तक लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए और जो 400 प्लस का नारा था 2024 में लोकसभा में, वो 2029 में जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा हो जाए, एक पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बन जाए। इस फेर में भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है इस बार अगर पश्चिम बंगाल वो नहीं जीतती है, मुख्य प्रतिपक्षी दल तो हो चुकी है, एक हल्के से झटके में अगर 150 से ज्यादा वोट सीटें नहीं पा लेती हैं तो फिर कभी नहीं वाला मामला है। 2029 में फिर उसकी हार लोकसभा चुनाव में सुनिश्चित सा है, क्योंकि सब कुछ दांव पे लगा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दांव पे लगाने का अंदाज ये है कि उन्होंने पार्लियामेंट का विशेष सत्र लाया। और विशेष सत्र जानते हैं क्यों लाया?
कि पश्चिम बंगाल में महिला के नाम से, मेई के नाम से, माता के नाम से, माटी के नाम से जो ममता बनर्जी बनी हुई हैं, उनको धाराशाही करने के लिए उस सदन में ऐसा माहौल बना कि टीएमसी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट कर देती तो ये मुमकिन था कि सरकार जीत जाती फ्लोर पर। लेकिन टीएमसी को अलग होकर वोट देना पड़ा, विपक्ष के साथ जाना पड़ा, उस कांग्रेस के साथ जाना पड़ा जो इस कांग्रेस से वो जमीन पर पश्चिम बंगाल में लड़ाई कर रही है। राहुल गांधी का तेवर देखिए, पश्चिम बंगाल में लग रहा है कि जिस ढंग से जीरो की संख्या पे कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी पहुंचा दिया है, तो उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी वहां गद्दी से हटे तो कांग्रेस वहां दोबारा है। दो तरफा लड़ाई में फंसी पड़ी ममता बनर्जी और उस कांग्रेस पार्टी के साथ, उस राहुल गांधी विपक्ष के नेता के साथ टीएमसी ने जाना स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को सदन के अंदर पराजित किया। परिसीमन विधेयक हो या जो भी हो, बड़ी आसानी से अगर टीएमसी का साथ मिल जाता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को तो विधेयक पारित हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कालिक नहीं पुनती। उनके राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसी पराजय हुई। सार्वजनिक तौर पर 18 घंटे तक बहस करने के बाद विपक्ष का एक शख्स नहीं टूट गया भारतीय जनता पार्टी की ओर। परिसीमन विधेयक और नारी वंदन विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो आप समझ लीजिए किस ढंग से स्टेक पे लगा रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को। वो क्यों लगा रखा है? इस 23 और 29 तारीख को जो मतदान की तारीख है पश्चिम बंगाल के लिए, उसमें लोगों को बता पाए जिस ममता बनर्जी को आप नारी समझते हैं वो दरअसल तमाम नारियों के राजनीति में आने के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले का काम कर रही हैं। विधेयक के खिलाफ उन्होंने वोट डाला है, ये सब कुछ हुआ है। मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लोगों को याद आ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिश है। जितना रोदन है मतदान की तारीख से पहले, वो भारतीय जनता पार्टी बंगाल की धरा पर रो रही है। हर कोई जो बम्बार्डिंग है अपने हिसाब से रैलियों की, हर भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर अमित शाह हो गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर की रैलियों में यही बात हो रही है कि ममता बनर्जी आम महिलाओं के लिए राजनीति में आने का रास्ता रोक रही हैं। यही वजह है कि संसद के अंदर उन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर वोटिंग किया, जो कई मरतबे भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटिंग करके स्थिति को बचाने का काम करती रही है। तो आप समझ सकते हैं किस ढंग से, किस स्टेक के परिवर्तन के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रही है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को। एक तो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी गणित आपको बताया कि कायस्थ बहुल है और गुमनाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए व्यक्ति नितिन नवीन इस बार भवानीपुर में ठीक ठाक कैंप कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं बंगाल और बिहार इतिहास में साथ साथ रहा है और ज़्यादा फर्क नहीं है। सिन्हा टाइटल वहाँ भी है जो नितिन नवीन का पारंपरिक वो अपना टाइटल है, उस लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आप समझ लीजिए परिवर्तन उसके लिए कितना अपरिहार्य है, कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा संसदीय प्रणाली के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे पर पराजय का कालिक पोत लिया, क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के आईपैक जो आंख नाक कान थी टीएमसी की, उसके कर्मचारियों को मतदान से एन पहले फोर्स लीव पर भेज दिया गया। 20 दिनों के फोर्स लीव पर भेज दिया गया। जब तक 4 मई को नतीजे आएंगे तब तक आईपैक के तमाम कर्मचारी छुट्टी पे होंगे। आप समझ सकते हैं पूरा टूल्स ही अपरेटस ही छीन लिया गया टीएमसी से। अब बिना हथियार के मैदान में खड़ी है टीएमसी। एक यही मामला नहीं है, पूरा सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स को जिस ढंग से डिप्यूट किया गया है ममता बनर्जी के खिलाफ या टीएमसी के शासन के खिलाफ, कह रही हैं ममता बनर्जी इसलिए चुनाव आयोग से ज़्यादा शिकायत कर रही हैं कि जिस ढंग से चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या वहाँ सेंट्रल फोर्स को डाल रखा है। और वो सेंट्रल फोर्स क्या कर रही है? वो सेंट्रल फोर्स ही लोगों को विश्वास दिला रही है कि आप टीएमसी के खिलाफ वोट करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स रहेगी मौजूद। पिछली दफे 2021 में या 2016 में जो कुछ भी टीएमसी के खिलाफ मतदान किया था लोगों ने, तो अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई थी, गांव हिंसा का चपेट में आ गई थी। टीएमसी की सिंडिकेट की बात मैं कर रहा था, वो सिंडिकेट के लोग अपनी ताकत छीनने की वजह से जो लोग उनके खिलाफ गए थे उनके खिलाफ उन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई की थी। उस हिंसात्मक कार्रवाई वो नहीं होगी दोबारा, यही विश्वास दिलाने के लिए केंद्रीय बल वहां तैनात है, बड़ी संख्या में तैनात है। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में जो डीएसपी लगे पड़े डीसीपी हैं, उनके यहाँ भी रेड डाला है केंद्रीय फोर्सेस ने। तो अपने हिसाब से बिल्कुल टूल विहीन, हथियार विहीन कर दिया गया है ममता बनर्जी को। अब जो कुछ भी है उनको बंगाली और बाहरी की लड़ाई के आधार पर, स्वतः वोटिंग के आधार पर उनके पास जो आता है आ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुकम्मल इंतजाम कर रखा है ग्राउंड पे कि परिवर्तन हो। ये सिंडिकेट के लोग जो है 15 साल से लगातार टीएमसी के जरिए शिफ्ट होकर चले आए। जिस ढंग से लेफ्ट शासन करती थी पश्चिम बंगाल में, ठीक वहीं सारे लोग टीएमसी के साथ हो गए। उन सबके खिलाफ लोगों में शिकायत
शिकायत है, उस शिकायत के खिलाफ लोग खुल के बाहर आए, हिम्मत के साथ बाहर आए। ये काम ग्राउंड पर सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स कर रही है, अलग अलग जगहों पे कर रही है। बिल्कुल कहते हैं इलेक्शन मशीनरी के अंदाज में सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस काम को बड़े कायदा से केंद्रीय गृह मंत्री देख रहे हैं, सूक्ष्मता के साथ देख रहे हैं। उन तमाम इलाकों में जहां गड़बड़ी का आशंका है वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और टीएमसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आत्मविश्वास जगाने की कोशिश हुई। तो वहां जीतना आसान नहीं है, लेकिन अगर पराजय हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी इस बार भी इस कोशिश में, तमाम कोशिशों के बावजूद हार जाती है, तो समझिए 2029 में भारतीय जनता पार्टी का मिट्टी पलीद होना तय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो पश्चिम बंगाल की इस लड़ाई को जीत लें। इस लड़ाई के जीतने के लिए उन्होंने इस बार जब 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो पूरी ताकत झोंक रखी उन्होंने सिर्फ पश्चिम बंगाल में। असम में उनकी सरकार थी हेमंत बिश्व शर्मा की, आप याद कीजिए सेंट्रल के कितने बड़े नेता वहां कितनी रैलियां किए, उस अनुपात में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में रैलियों का अनुपात काफी मार्जिन है। कहते हैं बम्बार्डिंग है, यहाँ रैलियों की बम्बार्डिंग है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4, 5-5 रैलियां हो रही हैं केंद्रीय नेताओं की और लोगों को आत्मविश्वास जगाने के लिए। इतना जो शासन वाला राज्य था जहां रिपीट होना था हेमंत बिश्व शर्मा का, असम पास ही है, वहां इतनी रैलियां नहीं हुई। और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के साथ साथ चुनाव हो रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु थोड़ी बहुत गिनी गुनी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोयम्बटूर में थे जिस दिन उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, तो वो बिल्कुल फोकस से बाहर चला गया है। उम्मीद की जा रही थी कि वहां रुकेंगे अमित शाह, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं चुनाव के 15 दिन तक तो पश्चिम बंगाल में ही है, बिल्कुल आत्मविश्वास जगाने के लिए। तमिलनाडु को चुनाव भूल गई भारतीय जनता पार्टी। केरल में भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी खड़ी होनी चाह रही थी, लेकिन चूंकि उनके तमाम केंद्रीय नेताओं की प्रतिबद्धता पश्चिम बंगाल की जीत के प्रति है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के प्रति है, इसलिए सारे चुनावों को भूल जाया गया। पुडुचेरी भूल दिया, तमिलनाडु भूल गए, केरल भूल गए, असम भूल गए और सारे लोग पश्चिम बंगाल में लग गए। पूरी रणनीति एक त्याग वाली रणनीति, छठे शाठ्यम समाचरित के अंदाज वाली नीति, लाठी लट से, दिमाग से, सब तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत लेना चाहती है। इस लिहाज से आईपैक के कर्मचारियों का 20 दिनों तक फोर्स रिलीव पर भेज दिया जाना, उससे पहले आईपैक से प्रशांत किशोर का हटवा दिया जाना, इसके अलावा आईपैक के ऊपर जो तमाम धाराएं लगा देना जो करप्शन के जरिए आईपैक के जरिए ममता बनर्जी गोवा चुनाव लड़ने चली गई थी, उन पैसों का ट्रेल पता करना कि आईपैक कैसे किस ढंग से उगाही का काम करता है, कोयला घोटाले में शामिल है, ये तमाम आरोप लगा करके आईपैक के जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको ऐन मौके पर चुनाव के वक्त में जिस समय टीएमसी को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त पे उस आईपैक को सुला दिया गया है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी सो गई है पश्चिम बंगाल में। इस सोने का क्या नतीजा निकलता है? क्या ये सोना भारतीय जनता पार्टी के लिए सोना बन के निकलता है 4 मई को? ये हम देखेंगे, आप देखेंगे, लेकिन फिलहाल बैटल ऑफ पश्चिम बंगाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एग्रेशन। और ये इसलिए कि इसके नतीजे 2029 के चुनाव में हैं, लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पश्चिम बंगाल पिछली बार भी प्रभावित कर चुका है। 4 मई के नतीजों का इंतजार कीजिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी कितने एग्रेसिव है, उससे कैसे मुकाबिल है टीएमसी, ये सब कुछ 4 मई को सामने आ जाएगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।